सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण 13 बिंदुओं के बारे में बताने वाला हूं, जो कि पूरे मॉड्यूल का एक निचोड़ है। साथियों, ये छोटे छोटे बिंदु हैं। इन बिंदुओं को मैं स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा और एक एक बिंदु पर संक्षिप्त चर्चा भी करूंगा कि इस मॉड्यूल में क्या महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको ज्ञात है, 15 जनवरी तक हमको पूरे 18 मॉड्यूल पूरे करने थे और आगामी फरवरी माह में निश्चित तौर से हमारा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है। तो साथियों, हमारी तैयारी रहनी चाहिए। तो इस कालखंड में मैं आपको इसी मॉड्यूल के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और साथियों, जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं, www.infosrf.com, इस पर जाइएगा और ये जो जानकारी है इसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। साथियों, मॉड्यूल क्रमांक 1 के सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप पहला बिंदु यहाँ पर देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के संदर्भ में यहाँ पर इसका कार्य बताया गया है, अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्यों तैयार की जाती है और किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, NCERT, जिसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा विद्यालयों की शिक्षा दीक्षा एवं दैनंदिन कार्यों को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार की जाती है, जिसमें सारे संवैधानिक मूल्य जैसे कि समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है। साथियों, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अर्थात NCF, ये NCERT के द्वारा तैयार किया जाता है। और क्यों तैयार किया जाता है? यानी विद्यालयों की जो शिक्षा दीक्षा है उसके दैनंदिन कार्य अर्थात प्रातःकालीन प्रार्थना सभा से लेकर के सायंकालीन प्रार्थना सभा तक जितने भी कार्य होते हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार की जाती है। और इसमें विशेष तौर से समता यानी समानता, सामाजिक न्याय अर्थात सामाजिक रूप से सभी को न्याय मिले, एक समानता हो, ठीक है। इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया जाता है, साथ ही वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है पहला। इसके पश्चात हम देखते हैं साथियों, इसी के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्य पुस्तकों में विविधता, ठीक है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। हर एक प्रांत के बारे में जानकारी रहती है, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन आदि का विवरण दिया गया होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जानकारी क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार पाठ्य पुस्तकें आंचलिक स्तर के संदर्भों का ध्यान रखकर तैयार की जाती हैं, क्योंकि भारत विविध संस्कृति, खान पान, वेशभूषा वाला देश है। बच्चों को स्थानीय पर्यावरण का ज्ञान हो और इसी के सहारे वे वैश्विक ज्ञान की तरफ बढ़े। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो तैयार की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें आंचलिक स्तर अर्थात प्रांतीय स्तर का ज्ञान रखा जाता है, अर्थात जानकारी रखी जाती है। आपको ज्ञात है कि हमारा जो देश है ये विविधता वाला देश है, अलग अलग संस्कृतियाँ, खान पान, वेशभूषा वाला देश है। जैसे पंजाब की हम बात करें तो पंजाब का जो खान पान है वो गेहूँ अधिक खाया जाता है। वहीं हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर चावल खाया जाता है। तो अलग अलग प्रांतों की जो खान पान है, उनकी वेशभूषा है, ठीक है। यदि हम दक्षिण भारत और उत्तरी भारत की वेशभूषा में अंतर करें तो हमको काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें आंचलिक स्तर का ज्ञान समाहित किया जाता है, जानकारी समाहित की जाती है, ताकि बच्चे जो हैं स्थानीय स्तर का, लोकल स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सके और इसी के आधार पर फिर वे वैश्विक ज्ञान अर्थात जो पूरे विश्व स्तर का ज्ञान है, जानकारियाँ हैं, उनकी ओर वे बढ़ सके, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम। भारत में NPE एवं NCF के संदर्भ में जानकारी, इस संदर्भ में मॉड्यूल में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। बहुत ही संक्षेप में मैंने यहाँ पर जानकारी लिखी है। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी, जिसके अनुसार 1975 की पहली राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF
जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण हुआ। दूसरे नंबर पर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और इसके आधार पर क्रमशः 3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT के द्वारा तैयार की गई। और वे कौन कौन सी हैं? 1988, 2000 और 2005। अर्थात ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988, 2000 और 2005 है। इसके पश्चात 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, अभी जो विगत हमारा वर्ष बीता 2020 इसमें, ठीक है, जिस पर अभी कार्य भी चल रहा है। तो इस तरह से जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये बनी है। और NCF अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर क्रमशः हम देखेंगे तो अभी तक जो NCF है 1968 के अनुसार 1 बनी थी, 1986 के अनुसार 3, इस तरह 4 हुआ। तो अभी तक 4 जो NCF हैं वो तैयार हो चुके हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3। तो अभी 2020 की जो NPE है इसके आधार पर अभी NCF तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिंदु क्रमांक 4 की ओर। तो देखिएगा बिंदु क्रमांक 4 में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हिडन करिकुलम, पहले जानकारी हम पढ़ लेते हैं। तो हिडन करिकुलम अर्थात इसको कहते हैं गुप्त पाठचर्या। नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त अर्थात छिपी पाठचर्या। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को अपने व्यवहार एवं संकेतों के माध्यम से कुछ खास बातों का एहसास कराना, जिससे कि वे महसूस कर उन्हें अपने व्यवहार में ला सके। जैसे लड़के लड़कियों को पृथक बैठाना, पृथक प्रसाधन गृह की व्यवस्था, जिससे बच्चे अर्थात लड़के लड़कियों में जैविक अंतर को समझ लेते हैं। तो देखिएगा हिडन करिकुलम की बात की गई है अर्थात गुप्त पाठचर्या की बात। सीधे सीधे पाठचर्या में इनको शामिल नहीं किया जाता, किंतु शिक्षक के व्यवहार या उसके द्वारा दिए जाने वाले संकेतों के आधार पर विद्यार्थी कुछ व्यवहारों को समझ लेते हैं, जानकारियों को समझ लेते हैं, और यही कहलाता है हिडन करिकुलम। और इसका मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण भी बताया, ठीक है। आगे चलते हैं बिंदु क्रमांक 5 की ओर। तो देखिएगा ये दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। तो दिव्यांग बच्चों का समावेशन सामान्य विद्यालयों में ही होना जरूरी है, जिससे कि आँख कान शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हीन बच्चे अपने ही परिवेश में रहकर अपनों को अपने परिवेश को समझ सके, हर चीज़ उनके लिए जानी पहचानी हो, जिससे उनका जीवन सहज व सरल बन सके। शिक्षक यदि अपना मन बना ले कि मुझे पढ़ाना है तो सब कुछ मुमकिन है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा की हम यहाँ बात करें तो समावेशी शिक्षा से आशय यह है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे वो आँख से हो, ठीक है, अर्थात दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, या शारीरिक या मानसिक रूप से हीन हो, उनको अपने परिवेश में ही जो विद्यालय हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ ही हम समाहित करके पढ़ाते हैं, उनका अध्यापन कराते हैं। तो ये होती है समावेशी शिक्षा। और ये आवश्यक क्यों है? ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि दिव्यांग बच्चों को जब किसी विशेष विद्यालय में अगर भर्ती करा दिया जाए तो अपने वो स्थानीय परिवेश से अनभिज्ञ ही रहता है। वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, लोग हैं, उसके जो संबंधी हैं, मित्रगण हैं, या जहाँ पर वो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको नहीं पहचानता, और फिर बाद के जीवन में उसको काफ़ी कठिनाई होती है। अतः दिव्यांग बच्चे को यदि स्थानीय स्तर पर एक ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए और उसकी व्यवस्था अर्थात दिव्यांग बच्चों के लिए जो आवश्यक उपकरण है उनकी व्यवस्था कराकर अध्यापन किया जाए तो बच्चा अपने स्थानीय परिवेश से परिचित हो जाएगा, साथ ही वो आसपास से जो लोग हैं, जो उसके मित्र मंडली, उससे परिचित रहेगा, और हाट बाजार और वहाँ का जो स्थानीय पर्यावरण है कहना चाहिए उससे वह परिचित हो जाएगा। तो ये आवश्यक है और समावेशी जो शिक्षा है इसीलिए सारगर्भित भी है, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर समावेशी शिक्षा की ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह सीखें पढ़ें। आवश्यकता सिर्फ होती है दिव्यांग बच्चों के शिक्षण अधिगम जरूरतों की पूर्ति करना। साथियों, मैंने पहले आपको बता दिया कि जो समावेशी शिक्षा है
वो क्या है? सामान्य बच्चों के साथ में ही दिव्यांग बच्चों का अध्ययन अध्यापन कराना, जिससे कि वे सीखे पढ़े, है ना। और हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर दें तो बच्चे आसानी से सीखने भी लगते हैं। अगला भी तो देखिएगा यहाँ पर, इसी के अंतर्गत है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कानूनी प्रावधान या नीतिगत ढांचा क्या है। साथियों, यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं क्योंकि इसमें कुछ आंकड़े हैं, डेटा है, इसलिए इनको जानना आवश्यक है। जैसे कि पहली जानकारी ये है इसके अंतर्गत कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और ये संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 86वें संविधान अधिनियम, ठीक है, 2002 के अनुसार है, ठीक है। अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। यानी 6 से 14 आयु वर्ग का जो हर बच्चा है वो प्राथमिक शिक्षा पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क यानी फ्री, ठीक है, और अनिवार्य रूप से वो शिक्षा प्राप्त करे, उसका ये अधिकार है। आगे देखिएगा, इसी के साथ में दिया गया कि यह जो अधिनियम है RT अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, उसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है। तीसरा देखिएगा, गंभीर रूप से जो अक्षम बच्चे हैं अर्थात गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर पर ही रहकर शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। और ये RT अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम संशोधन 2012 के अनुसार प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको साथियों हमको याद रखना पड़ेगा। यदि कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इसके बारे में पूछ लिया तो हम याद रख सके, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिएगा 7वां बिंदु क्या है, ये भी दिव्यांग बच्चों से संबंधित ही है। RPWD अर्थात राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, अर्थात अक्षम व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। और RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सीखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिगम जरूरतों की पूर्ति कर कक्षा को उनके लिए अनुकूलित किया जाता है। किस नियम के अंतर्गत? अधिनियम 2016 के RPWD के अनुसार, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं, इनको हमको याद रखना आवश्यक है, ठीक है। आगे हम देखिए कि साथ ही इसी के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के जो अधिकार हैं, ठीक है, जिसमें RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार 40% से अधिक दिव्यांगता वाले 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। देखिएगा, जो बच्चे 40% से अधिक दिव्यांगता वाले हैं तो RPWD जो अधिनियम 2016 है उसके अनुसार या तो वो अपने पड़ोस के वो जहाँ रहता है उसके आसपास यदि कोई विद्यालय वहाँ या किसी विशेष विद्यालय जिसे कि वो पसंद करता है वहाँ मुफ्त में अर्थात फ्री में शिक्षा पाने का उसको अधिकार है। आगे हम चलते हैं साथियों, तो जो 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है ये है द एनिमल स्कूल कहानी के आधार पर। तो देखिएगा, आपने निश्चित तौर से मॉड्यूल में एनिमल कहानी जो है यानी द एनिमल स्कूल कहानी इसको पढ़ा और सुना भी है, ठीक है। तो इसका सार क्या है? देखिएगा, कहानी का सार यही है कि बच्चों को उनकी खूबियों, विशेषताओं या उनके अंदर निहित क्षमताओं के अनुसार ही डेवलप किया जाए। अन्य क्षेत्र जिनमें अक्षम हैं या करने में उनको कठिनाई होती है या वे कठिनाई महसूस करते हैं उनमें उन्हें मजबूर न किया जाए। इसी से बच्चों का बेहतर विकास हो सकता है। द एनिमल स्कूल कहानी का सार यही है कि जिन बच्चों में जो योग्यता है, जो दक्षता है, जो क्षमता है, उसी क्षमता या दक्षता को हम ऊपर उठाएं, उसी को डेवलप करें। अन्य चीज जिसमें कोई दक्ष नहीं है, प्रवीण है नहीं है या वे करने में असमर्थ हैं तो उनमें उनको दक्ष बनाने की कोशिश न किया जाए। उदाहरण के तौर पर जो बच्चे खेल में अव्वल हैं तो उनको खेल कूद में ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। जो बच्चे चित्रकारी में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो उनको चित्रकारी में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किए जाए।
अब देखिएगा, इसमें ऐसा नहीं कि उनको शिक्षा दीक्षा को छोड़ दिया जाए, शिक्षा दीक्षा जारी रहेगी। इसके अलावा जो उनके अंदर विशेष योग्यता है, उस विशेष योग्यता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। द एनिमल स्कूल कहानी का यही सार है। ठीक है, अगला बिंदु हम देखते हैं 9वां। शिक्षक जब स्वयं को एक शिक्षार्थी के स्थान पर रखता है तब वह जान पाता है कि बच्चे कब जल्दी सीखते हैं और कब जल्दी नहीं सीखते। देखिएगा, मॉड्यूल में इस बात की चर्चा की गई है। यदि एक शिक्षक शिक्षार्थी के स्थान पर अर्थात विद्यार्थी के स्थान पर रखकर देखे तो उसे पता चलेगा कि बच्चे कब जल्दी सीखते हैं और कब जल्दी नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, आगे जानकारी क्या है कि बच्चे जल्दी नहीं सीखेंगे कब, जब उन्हें भूख लगी हो। दूसरी बात, मानसिक रूप से थक गए हों। तीसरी बात, शिक्षक का चिड़चिड़ा व्यवहार हो। चौथी बात यह है कि बच्चों को बोलने के कम अवसर मिलते हों। अगला है, कक्षा में शांत बैठाकर उपदेशात्मक ढंग से पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, अगला है, पढ़ाई में खेलकूद एवं गतिविधियां समावेशित न की जा रही हों। तो ये कारण हैं जिनसे बच्चा कम सीखता है। ठीक है, बच्चों को सीखने में आनंद तभी आता है जब शिक्षक प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए खेल एवं गतिविधियों का प्रयोग अध्यापन में अधिकाधिक रूप से करें। तो साथियों, केवल मैंने यहाँ पर सार लिखा है। ठीक है, आपने इस बारे में अवश्य पढ़ा होगा। चलिएगा, अगले महत्वपूर्ण बिंदु 10वें पे चलते हैं हम। तो देखिएगा, 10वां ये है यूडीएल के संदर्भ में, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल। तो ये क्या है? शिक्षण अधिगम का एक ऐसा तरीका है जो कक्षा में प्रत्येक सीखने वाले की आवश्यकता का पूरा ध्यान रखता है। जो हमारी कक्षा होती है उसमें प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत तौर से इंडिविजुअली वो बहुत ही महत्व होता है और प्रत्येक विद्यार्थी का यह ध्यान रखता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, जिसमें कि CWSN अर्थात जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। अब देखिएगा, यूडीएल जो है वो 3 मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है और साथियों इन 3 सिद्धांतों को आपको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है। पहला यह है कि बहुसाधन प्रस्तुति। ठीक है, अर्थात विभिन्न साधनों का प्रयोग कर बच्चों का अध्यापन। दूसरा है बहुसाधन अभिव्यक्ति, अर्थात सीखने की सामग्री कई रूपों में होनी चाहिए, जैसे प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा इत्यादि। इन अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग होना चाहिए। इसी के अंतर्गत देखेंगे आगे, तो तीसरा है बहुसाधन संलिप्तता, अर्थात अध्ययन अध्यापन के विविध साधनों का प्रयोग करना। ठीक है, इसके बाद बात आती है यूडीएल की विशेषताएं। साथियों आपको याद रखना है, हो सकता है यूडीएल के संदर्भ में कोई प्रश्न कॉम्पिटेटिव टेस्ट में पूछ लिया जा सकता है। पहला है, विद्यार्थी को अपनी पसंद के अनुसार दत्त कार्य पूरा करने की छूट रहती है। दत्त कार्य अर्थात प्रायोजना कार्य, जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, उसको अपने तरीके से पूरा करने की छूट रहती है। अगली बात यह है कि यह लचीली शिक्षण पद्धतियों पर जोर देता है। यूडीएल जो है भाई एकदम लचीली शिक्षण पद्धति, किसी प्रकार की कड़ाई ना हो। ठीक है, तीसरा है सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु निरंतर प्रोत्साहन देना। जो सीखने के लक्ष्य हैं, ठीक है, अर्थात लर्निंग आउटकम्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए यह निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है विद्यार्थियों को। चौथा है व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देता है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को उसके व्यक्तिगत जो योग्यता है, क्षमता है, उसके आधार पर सिखाने पर यह शिक्षण पद्धति अर्थात यूडीएल बल देता है। आगे हम देखेंगे साथियों, 11वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग बच्चों के अध्यापन में ध्यान रखी जाने वाली जो बातें हैं उनका यहाँ पर विवरण दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक रूप से अक्षम, संज्ञानात्मक अर्थात जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं उनके अध्यापन में शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका विवरण है और बहुत संक्षेप में और सारगर्भित है। देखिएगा, दिव्यांग बच्चे चाहे दृष्टिबाधित हो, श्रवणबाधित हो, शारीरिक रूप से अक्षम या संज्ञानात्मक रूप से अक्षम हो, उनके साथ व्यवहार या अध्यापन के समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, शिक्षकों का सरस एवं मधुर व्यवहार हो। दूसरा, दिव्यांग बच्चों को उनके नाम से ही बुलाना चाहिए,
उनके नाम से ही पुकारना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए इधर आना, ए सुनो, ऐसा नहीं। इसके लिए है कि दिव्यांग बच्चों को उनके नाम से ही बुलाएं, बल्कि दिव्यांग ही नहीं, पूरे जितने बच्चे हमारे विद्यालय में होते हैं सारे बच्चों को उनके नाम से ही बुलाना चाहिए। तीसरा बिंदु है वैकल्पिक कार्यों की छूट एवं समय सीमा लचीली रखना। दिव्यांग बच्चों के साथ में देखिएगा, यदि कोई कार्य नहीं बन रहा है तो उसके स्थान में दूसरा कार्य करवा सके या अध्यापन करा सके, इसकी छूट होना चाहिए। साथ ही कितने समय में पूरा करना है इसकी भी छूट उसमें होनी चाहिए। चौथा बिंदु है किसी भी तरह से ऐसे बच्चों पर सभी बच्चों का ध्यान केंद्रित कराने से बचना चाहिए। यानी ऐसे बच्चों पर जो अन्य बच्चे हैं कक्षा के, उनका ज़्यादा ध्यान न जाए, यानी सामान्य बच्चों की तरह ही उसका व्यवहार होना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। आगे देखिएगा, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विशेष तौर से यहाँ पर बात की गई है, अग्रिम पंक्ति में जगह आरक्षित करना चाहिए। किसके लिए? दृष्टि बाधित के लिए। ब्रेल संस्करण एवं स्पर्श आलेखों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था हो, और अन्य स्पर्श आलेख हो जिससे कि वो बच्चा सीख सके, या वास्तविक वस्तुएं जो है उनका अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। हम संक्षेप में बात करें श्रवण बाधित बच्चों के लिए, तो कक्षा गोलाकार या अर्ध गोलाकार में व्यवस्थित हो जिसमें कि सारे बच्चे एक दूसरे को देख सकें। ठीक है। चित्रों का प्रयोग करते हुए कम रफ्तार से बोले। यदि शिक्षक बहुत शीघ्रता के साथ में बोलेगा तो जो कम सुनने वाला बच्चा है उसको समझ में नहीं आएगा। यानी बोलने की जो रफ्तार है वो कम होनी चाहिए और पूर्ण हाव भाव का प्रयोग अधिक करना चाहिए। आगे है कम सदस्यों वाले समूह में स्थान दें। यदि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जहां पर कम बच्चे जिस समूह में हैं उस समूह में ही उस बच्चे को स्थान देना चाहिए। आगे खेल एवं गतिविधियों में उन्हें भी सहभागी बनावे। ठीक है। आगे हम देखते हैं साथियों, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए तो बैठने की जो व्यवस्था है वो सुलभ होनी चाहिए। पढ़ाने के लिए चित्र एवं डिजिटल सामग्री का प्रयोग अधिकाधिक हो। कक्षा में उपयुक्त आवागमन की यानी आने जाने की सुविधा हो। लेखन के लिए दूसरे व्यक्ति यानी स्क्राइब जिसे कहते हैं कि सहायता ले यदि जरूरत पड़े तो। और खेलकूद में उनके योग्य भूमिका हो। जैसे क्रिकेट की हम बात करें तो क्रिकेट में हम दिव्यांग बच्चों को अंपायर की भूमिका दे सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखते साथियों, 8वां जो है बिंदु, संज्ञानात्मक मानसिक दिव्यांग बच्चों हेतु तो छोटी इकाइयों का प्रयोग कर अवधारणा स्पष्ट करना। ठीक है। ठोस अवधारणाएं प्रदान करना। बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग जैसे दृश्य, स्पर्शनी और श्रवण, परिचित शब्दावली का प्रयोग करना। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक अर्थात जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो छोटी छोटी इकाई यानी बहुत लंबा विवरण नाम ना लें, यानी छोटी सी बात को छोटे रूप में हम बच्चों को समझाने का प्रयोग करें। ठीक है। साथ ही ठोस वस्तुओं के माध्यम से जो दिखाई देती हो, जिनको बच्चे स्पर्श कर सकते हो, ऐसी वस्तुओं के माध्यम से, ऐसी अधिगम सामग्री के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट करना होगा। साथ ही बहुसंवेदी दृष्टिकोणों अर्थात बच्चे स्पर्श भी कर सके, देख भी सके, छू भी सके, तो ऐसे बहुसंवेदी जो दृष्टिकोण है ऐसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखने योग्य है ना, स्पर्श करने योग्य है ना, सुनने योग्य, और साथ ही जो परिचित शब्दावली यानी जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं जिन शब्दों को ज़्यादा वे समझते हैं तो ऐसी शब्दावली का ही प्रयोग करना चाहिए। 12वां बिंदु हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा, विषय अध्यापन में इन बातों का ध्यान रखें। यानी समावेशी कक्षा में दिव्यांग जनों हेतु जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों के अध्यापन के लिए जो भाषा, गणित और जो पर्यावरण विषय है उनके अध्यापन में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जानकारी मैंने दी है। तो देखिएगा, भाषा अध्ययन की हम बात करें तो भाषा को पढ़ाने के लिए लंबे पाठ या कहानियों की शुरुआत जो है वो प्रभावी ढंग से हो, किंतु बाद में उन अंशों को छोटे छोटे भागों में बांट कर ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है। कविताओं की हम बात करें तो कविताएं हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करते हुए ही दोहराना चाहिए। अगला है दृश्य शब्दकोश से नए शब्द सिखाना। यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों को जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन दिखाई देने वाली वस्तुओं के आधार पर ही उनका शब्दकोश बढ़ाना चाहिए, यानी अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी उनको देना चाहिए।
आगे हम देखेंगे प्रारंभिक रंग, जिसे कि हम प्राथमिक रंग कहते हैं, उनका प्रयोग होना चाहिए और छोटी कक्षाओं में 2 रंगों का ही विशेष तौर से प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है रंगों में अंतर कम ही कर पाते हैं। ठीक है, तो खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए ये बात कही जा रही है कि कम रंगों का ही प्रयोग हो या प्राथमिक रंगों का प्रयोग हो और विशेष तौर से 2 से अधिक रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे सीख सकें। और हम आगे देखते हैं तो गणित अध्यापन के अंतर्गत गणित अध्यापन हेतु स्थानीय मान के लिए पैमाना, ठीक है, भिन्न के लिए हम पेपर फोल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं, आकृतियों की समझ के लिए ठोस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पर्यावरण अध्ययन के लिए पर्यावरण विज्ञान हेतु सामूहिक गतिविधियों का प्रयोग करना, परिवेश में जाकर अध्यापन पर बल देना, जैसे वर्षा हेतु कीटों की आवाज़ एवं गड़गड़ाहट की रिकॉर्डिंग करके रखना और बाद में बच्चों को सुनाना ताकि बच्चे बरसात का अनुभव कर सके। इसी तरह से चित्रों एवं स्थानीय जो पेड़ पौधों का प्रयोग करके उनका अध्यापन कराना चाहिए। तो ये बात हुई दिव्यांग जनों के अध्यापन से संदर्भित जो विषयगत जानकारी या विषयगत जो ज्ञान देना चाहिए, उसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम हम बिंदु देखते हैं साथियों, इस मॉड्यूल का जो महत्वपूर्ण है वो है 13वां, समावेशी कक्षा हेतु मूल्यांकन। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से समावेशी कक्षा में मूल्यांकन हेतु इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है कि एक प्रश्न के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहन दे, यानी एक प्रश्न है, मान लो हम मूल्यांकन कर रहे हैं और किसी एक प्रश्न के लिए हम उत्तर चाह रहे हैं, तो तरह तरह की प्रतिक्रिया यदि बच्चा देना चाहता है, ठीक है, यदि संकेत के माध्यम से देना चाह रहा है, बोल करके देना चाह रहा है, लिख करके देना चाह रहा है, तो हमको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला है दूसरा, प्रश्न के लिए पर्याप्त समय दिया जावे, यानी जो दिव्यांग बच्चा है जब हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसको किसी प्रश्न को करने के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। तीसरा है उत्तर प्राप्त करने के लिए लचीलापन, जैसे देखकर अथवा पहचान का चुनना। ठीक है, तो इस प्रकार का लचीलापन होना चाहिए। अगला है सही उत्तर पर रंग भरना, मिलान करना, काटना, चिपकाना इत्यादि जैसे प्रश्नों को समाहित करना चाहिए ताकि दिव्यांग बच्चे आसानी से कर सके और हम उनकी जांच कर सके, उनकी परख कर सके कि कितना उन्होंने सीखा है। अगला है उत्तर हेतु फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, चित्र एवं वास्तविक वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह देखिएगा, यहाँ पर समावेशी कक्षा हेतु मूल्यांकन की जब बात की जा रही है तो इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, ये जानकारी मैंने आपको दी। चलिए हम चलते हैं अब व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मॉड्यूल क्रमांक 1 का सारांश इन 13 बिंदुओं में बताने का प्रयास किया है। यदि इस जानकारी को आप पुनः पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, आप हमारी वेबसाइट www.infosrf.com, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस पे जाइएगा साथियों, इसको विजिट कीजिएगा और यहाँ भी आप जानकारी पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।